लोग जरा देखें, देखो अनुच्छेद याद करना जो एकदम जरूरी है, हम उसकी मेन चर्चा करेंगे, वो आपके लिए आवश्यक है। उतना कम से कम निश्चित रूप से आपको एकदम याद होना चाहिए। और आज के क्लास में आप इतना ध्यान दोगे कि आपको लगना चाहिए कि हाँ ये चीज एकदम क्लियर होते चला गया। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं हमारे भाग 1 में। देखो शुरुआत में भाग के साथ याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। भाग 1 आप सब जानते हो, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें शामिल, जिसमें केवल अनुच्छेद 1 कई बार परीक्षा में पूछे हुए हैं। अनुच्छेद 1 आप सभी को याद भी होगा, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, ये आपका अनुच्छेद 1 कहता है। तो अनुच्छेद 1 सभी लोग को एकदम याद कि देश का 2 नाम है अनुच्छेद 1 में, इंडिया और भारत। और यह अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ये पहला अनुच्छेद क्लियर। क्वेश्चन देगा भारत राज्यों का समूह है, तो जो है कई संगठन है, संघ है, सीधा संघ आंसर हो। संविधान में देश के लिए, हमारे देश के लिए नाम का प्रयोग है, तो इंडिया और भारत दोनों, ये अनुच्छेद 1 कई बार पूछे हुए। भाग 2 नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं जनरली आता है। हम लोग को जो आएगा एकदम उतना अनुच्छेद जहां आना है एकदम दिमाग में बैठाएंगे। तो अनुच्छेद 1 के बाद सीधे भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 एक एक करके सब याद होना चाहिए। 12, 13, 14, 15 करके एकदम 35 तक 2-3 बार अभ्यास करो। मूल अधिकार में आपको अभ्यास करने के लिए बताए भी हैं, तो अभी फटाफट हम लोग मूल अधिकार 12 से 35 एक नजर सुन लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे इस मूल संविधान में हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन हम लोग देखे थे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग 78 में देखे संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटके ये कानूनन अधिकार में हो गया और आप 300A में इसको फिर हम लोग शामिल कर दिए। वर्तमान समय में हमारे मूल अधिकार की संख्या 6 है। अगर आपको पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे तो 7 थे। और इसमें आप सभी लोग जानते हो, नीचे से आपको समझाए भी थे कि कैसे आपको समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा पाने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें आपको याद है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 एकदम एक एक लाइन याद होना चाहिए। अनुच्छेद 14 एकदम हर बच्चे को ठीक होना चाहिए। विधि के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 करता है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, कानून के सामने कोई अलग अलग नहीं होंगे, कानून के समक्ष सब समान होंगे, अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 15 सबको याद ही है, किसी का भी लिंग, धर्म, जन्म स्थान इत्यादि पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में आपको याद है अवसर की समानता होगी, नौकरी में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 एक कई बार पूछे हुए हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको घेर देंगे, एकदम ध्यान रखना। 17 से अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत के अंत करने की बात करता है, तो ये छुआछूत के अंत कई बार पूछे हुए। अनुच्छेद 18 उपाधियों के त्याग की बात करता है, तो ये 14 से 18 समता का अधिकार है। 14 विधि के समक्ष सब समान होगा। 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। 17 अस्पृश्यता का अंत होगा और 18 उपाधियों का अंत होगा। ये समता का अधिकार हम लोग का क्लियर, जिसमें 17 बिल्कुल याद होना चाहिए, छुआछूत निषेध। फिर हम लोग देखें, ये दूसरा नंबर मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 एक एक याद होना चाहिए। वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता 19 में,
20 दो सिद्धि में संरक्षण की स्वतंत्रता, 21 इंपॉर्टेंट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 352 में आपातकाल लगने पर भी इसको हटाया नहीं जा सकता। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी होने के बाद भी उसके बचने के लिए जो स्वतंत्रता है, 24 घंटा के अंदर समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करना, अपना मनपसंद वकील रखना, गिरफ्तारी के कारण बताना, ये सभी हम लोग देखे थे स्वतंत्रता के अधिकार थे, जिसमें प्राण और दैहिक अनुच्छेद 21 दिमाग में सेट रखना। तो 17 और 21 ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। इसी में आपको बताया थे शोषण के विरुद्ध का मतलब कोई जबरन किसी से बेगार नहीं ले सकता, और इसी में आता है बलात् श्रम किसी से नहीं ले सकते, कारखाने में छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 23-24 हम लोग का हो गया। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, और इसी में देखे थे किसी भी धर्म के मानने की आजादी अनुच्छेद 25 में है। कोई भी धार्मिक काम आप जिस तरह से करना चाहो अनुच्छेद 26 में है। सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगी जो धर्म के उत्थान के लिए हो, अनुच्छेद 27 में है। जो भी शैक्षणिक संस्था सरकार के पेमेंट से चलती है, माने सरकार द्वारा दिए गए वेतन से चलती है, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 28 में। इसी प्रकार हम लोग देखें संस्कृति और शिक्षा के जो अधिकार है, ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए। कई बार क्वेश्चन आया अल्पसंख्यकों के लिए जो आपका हमारा अनुच्छेद है 29 और 30। अनुच्छेद 29 सबको याद होगा कि कोई भी अल्पसंख्यक है तो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा का संरक्षण होगा, ये अनुच्छेद 29 है। और अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों के द्वारा कोई भी धार्मिक के विकास के लिए, अल्पसंख्यकों के द्वारा धार्मिक शिक्षा के उत्थान के लिए ये शिक्षा केंद्र भी खोल सकते हैं। यानी अल्पसंख्यक यदि खोलना चाहेंगे तो उनको विशेष सुविधा भी दिया जाएगा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, ये अनुच्छेद 30 कहता है। मेरे दिमाग में रखना अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए है, ईसाई के लिए है, ये मेरे दिमाग में सेट रखना। अनुच्छेद 31 तो आप 44वां संविधान संशोधन के तो आप पढ़ ही चुके हो। ये अनुच्छेद 32 यही संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको कई बार बताया है। इसी 32 अनुच्छेद के द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जिसमें परमादेश और तमाम चीज हम लोग पढ़ चुके थे। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा का, यदि आपको क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का आत्मा तो प्रस्तावना है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देगा तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 होगा। इसी अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जाहिर करता है। तो एक मूल अधिकार में आपको जो याद करना है, एक एक करके सब याद करना है, कई बार लिखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण। देखो जहां नहीं याद करना है, मेरा मतलब नागरिकता में दिमाग लगाना बेकार है। सीधे अनुच्छेद 1, अब अनुच्छेद 2 राज्यों का गठन 3 किस प्रकार से राज्य का होगा, ये सब कोई करने का जरूरत नहीं। सीधा अनुच्छेद 1 भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। सीधा हम लोग केवल ध्यान रखेंगे 5 से 11 नागरिकता भाग 2 में है। भाग 3 मूल अधिकार है 12 से 35 तक। ये एक एक करके आपको ध्यान आना चाहिए, एक एक अनुच्छेद दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और भाग 4 सभी लोग जानते हो, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये भाग 4 भी राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 एक एक करके सब याद होना चाहिए। जो याद करना है एक एक करके, वो एकदम एक एक करके 36 से 51 तक, बस यहीं तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जिनको याद है ज्यादा चांस है सीधा निकल जाए। अनुच्छेद 36 राज्य का परिभाषा दिया गया। 37 राज्य नीति निदेशक तत्व जो लागू करेंगे उसके बारे में बताया गया। 38 नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राज्य दिलाएगा, ऐसा प्रावधान करेगा। ये अनुच्छेद 39 कई बार पूछे हुए हैं, समान काम के लिए समान वेतन। बाकी 3 प्रावधान आपको बताए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन से राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया। एक तो जो व्यक्ति गरीब है उसको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, 39A है। दूसरा, किसी भी फैक्ट्री में कर्मचारियों के यूनियन बनेंगे, उद्योग कर्मचारियों की सहभागिता से डेवलपमेंट करेगा, ये दूसरा। और तीसरा बताया थे पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण का भी राज्य प्रावधान करेगा। ये तीनों जो देख रहे हो, एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा हम लोग का 1976 में ऐड किया गया। अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों एक साथ दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। जो डबल स्टार लगाएंगे वो एकदम ठीक ठाक करना। राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा है। ग्राम पंचायत की चर्चा हम लोग देखिए अनुसूचियों में भी होगा, गांधी जी के सिद्धांत को ही बढ़ावा देता है। और अनुच्छेद 40 दिमाग में आपका सेट रहना चाहिए। 40 इंपॉर्टेंट है नहीं,
काम, शिक्षा और लोक सहायता सबको राज्य प्रदान करेगा। महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, महिला की प्रसूति सहायता या अन्य सुविधा हमारे अनुच्छेद 42 से है। अगर एक ही नौकरी में महिला भी है पुरुष भी है तो महिला अगर गर्भावस्था में होते हैं तो उनको विशेष छुट्टी दी जा सकती है। राज्य ऐसा कानून बनाएगा जिसमें महिलाओं को प्रसूति सहायता के रूप में अलग से सुविधाएं दी जाए। तो अब हम लोग जरा देखें, अनुच्छेद 42 इंपॉर्टेंट आपका हो गया। अनुच्छेद 45 ये ज्यादा है, गांधी जी के सिद्धांत है। राज्य बड़े बड़े उद्योग के स्थान पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। राज्य कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करेगा, ये आपका अनुच्छेद 43 करता है। तो देखिए 3 अनुच्छेद आपको बताए, 39 समान काम के लिए समान वेतन, 40 ग्राम पंचायत का गठन और 43 कुटीर उद्योग का डेवलपमेंट। और 3 आपको बताए 76 के 42वें संविधान संशोधन से आया, 39 के निःशुल्क कानूनी सहायता गरीबों को प्रदान करना, 43 के उद्योगों को विकास में कर्मचारियों की भी सहभागिता तय करना और 48 के पर्यावरण और वन का संरक्षण लोग करेंगे। ये 3 आपको जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को दिमाग में सेट रखना। इसके बाद हम लोग जरा देखें, 43 भी बाद में ऐड हुआ है, सहकारी समिति। 44 में ये भी आजकल चर्चा में है, जिसमें 3 तलाक और तमाम बात आए हैं। राज्य ऐसा प्रबंधन करेगा जिसमें सब नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो। आज हिंदू मुस्लिम सभी के लिए समान नागरिक संहिता, क्रिमिनल केस में सामाजिक नियम में सबके अलग अलग नियम है। मुस्लिम 4 शादियां करते हैं तो उनके जायज हैं, हिंदू में दूसरा भी करेंगे तो जेल चले जाएंगे। ये सबको बराबर करना समान नागरिक संहिता कहलाता है और ये हमारे अनुच्छेद 44 में वर्णन। 45 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का भी प्रबंधन राज्य करेगा। आंगनबाड़ी का डेवलपमेंट जो देखते हो, कमजोर वर्ग SC ST BC इन सभी के शैक्षणिक और आर्थिक डेवलपमेंट का भी राज्य कार्य करेगा। जीवन स्तर सुधारने का कार्य करेगा। एक कृषि और पशुपालन के विकास का भी राज्य संगठन करेगा। और 49 नंबर आजकल थोड़ा फेमस चल रहा है, बिहार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि बिहार में नीतीश जी इधर कलेक्टेरिएट के उद्घाटन करने जा रहे थे, शिलान्यास भी कर दी और कहे कि DM आवास वहां पे पूरा कलेक्टेरिएट बनेगा, बहुत बड़े क्षेत्रफल। वो कलेक्टेरिएट कभी पहले डचों का मेन व्यापार का केंद्र था और डच के द्वारा बनाया गया वो सिस्टम था और मुख्यमंत्री उसको पूरे तोड़ करके नया स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट उसको रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट कि बिहार में जो भी स्मारक है या जो भी वैसे सिस्टम है जो ऑप्शन रखना जरूरी है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको बचा के रखिए। वो डचों की चिन्हासी है, पहचान है। तो स्मारकों के संरक्षण की भी बात हमारे अनुच्छेद 49 में किया गया। और 50 में आप जानते हो कि एक ही व्यक्ति को न्यायपालिका और कार्यपालिका का पावर मत दीजिए, अलग अलग कीजिए। SDO ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर ठीक है, लेकिन SDM बना देंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट जैसी बनता है, उसको न्यायपालिका का शक्ति मिलता है, मजिस्ट्रेट है, और ये कार्यपालिका की भी शक्ति रखने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको अलग अलग रखना है और राज्य ऐसा कानून बनाएगा जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव व्यवस्था बन जाए। इसको 3 बार 4 बार आपको पूरा ध्यान से समझना होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ के बाद ये तो कई बार पूछे हुए हैं, भाग 4A में हमारा अनुच्छेद 51 क के द्वारा नागरिकों की मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नागरिक के भी कुछ मौलिक कर्तव्य है और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ऐड किया गया। ये कर्तव्य याद बहुत करने का जरूरत है नहीं, एक बार पढ़ना है जो आपको रटवाए भी, और बाकी ये सिर्फ याद रखना कैमा संविधान संशोधन। और यहाँ पे आपको सब याद नहीं करना है, जिसमें स्टार लगाए हैं सिर्फ वही का वही आपको याद करना। स्टार लगाए हैं वो एकदम ध्यान देना चाहिए, 5-6 एकदम याद होना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन तो 39, ग्राम पंचायत का गठन तो 40। इसी प्रकार से आपको कहे महिला प्रसूति सहायता तो 42, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन तो 43, 376 में जो जुड़ा है 39A, 43A और 48A। 48 वाला ज्यादा पूछता है पर्यावरण संरक्षण, ये दिमाग आपको बैठा के सेट रखना। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बाद अब आपकी दूसरी दुनिया शुरू हो, यहां तक ही भार। इसके बाद आसान क्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर भाग 5 से केंद्र, 6 से जो है राज्य, हम लोग फिर इसी तरह से पढ़े हैं। तो अब जरा ध्यान से समझें। अब एक एक कर करके सभी लोगों को हम चाहेंगे कि पूरे संघ की कार्यपालिका में आपको समझाए थे, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, मंत्री परिषद होंगे और महान्यायवादी होंगे। इनके बारे में अनुच्छेद में जो एकदम याद होना चाहिए उसको याद करिए। पहला ध्यान दो एक एक करके,
राष्ट्रपति में जनरली 5 अनुच्छेद पूछा जा सकता है। पहला नंबर अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 61 फिर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। ये महाभियोग की चर्चा, ये 61 कई बार पूछे हुए हैं कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है, कैसे हटाते हैं ये सब डिटेल आपको चर्चा किया जा चुका है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा 72 से क्षमा दान कर सकता है, ये किसी का मृत्यु दंड माफ कर सकता है, किसी के सजा को कम कर सकता है। क्षमा दान का पावर अनुच्छेद 72 से राष्ट्रपति को प्रदान होता है। देखिए फिर से, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 72 से राष्ट्रपति को क्षमा दान का पावर है। अनुच्छेद 123 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि संसद सत्र में ना हो तो उस समय कोई जरूरी बात है, कोई जरूरी नियम निकालना है, तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो क्षमता है, ये अनुच्छेद 123 है। और अनुच्छेद 143 अंतिम इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताए थे कि राष्ट्रपति को अगर लगे कि हमें कोई कानूनी सहायता चाहिए, हमें कोई कानूनी सलाह चाहिए कि क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रपति कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट से केवल ले सकता है। कई बार महान्यायवादी देता है तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन अनुच्छेद 143 कहता है कि उसको मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। वो चाहेगा तो उसको मानेगा, नहीं चाहेगा तो उसको नहीं मानेगा। तो राष्ट्रपति, फिर से हम लोग जरा ध्यान दीजिए, 52 में हो गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं। अनुच्छेद 72 में क्षमा दान की चर्चा है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एक कानूनी सहायता ले सकता है। तो अब हम लोग देखिए, अध्यादेश अभिलेख एक ही है, लेकिन उसको संसद में 6 माह के अंदर हम लोग देखिए पारित होना आवश्यक है, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। तो अब राष्ट्रपति हम लोग यहाँ पर देख लिए। राष्ट्रपति के बाद हम लोग उपराष्ट्रपति चलते हैं। बहुत आसान है, देखो एक ट्रिक्स छोटा सा ध्यान रखना। राष्ट्रपति के पहला अक्षर 2 है, राष्ट्रपति, इसीलिए अनुच्छेद 52 है। उपराष्ट्रपति का पहला अक्षर 3 है, इसीलिए 63 है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 63 है। और ध्यान रखना है, अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा उसको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलेगा। ये उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में। तो दिमाग में फिर से आपको बैठना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में आ गया। राष्ट्रपति का पहला अक्षर 2 है, तो अनुच्छेद 52 है। आगे 1 लगा देंगे तो राज्यपाल बन जाएगा। एकदम देखो मैजिक है। 152 अनुच्छेद बोलेंगे तो कहना 52 से राष्ट्रपति, 152 तो राज्यपाल हो जाएगा। अब यही चीज हम लोग को दिमाग में अभी सेट करना है। अभी तो ध्यान दो, अनुच्छेद 52 बोलेंगे तो राष्ट्रपति होगा, 61 बोलेंगे तो महाभियोग को जो है द्वारा राष्ट्रपति हट सकता है, 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा है, 123 द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और 143 द्वारा राष्ट्रपति कानूनी सहायता सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। अनुच्छेद 63 के द्वारा भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और बहुत हल्का अनुच्छेद 74 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। ये मंत्री परिषद की जो बात है अनुच्छेद 74 में है। और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में। बड़ा आसान है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ये अनुच्छेद 74 है। और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ये प्रधानमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 75 में।
और महान्यायवादी ये बता चुके थे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये भारत सरकार का विधि का कहीं भी मुख्य रूप से ये हेड है, ये किसी भी संसद में बिना सदस्य हुए भाग ले सकता है, मत देने का अधिकार नहीं है, देश के किसी भी कोर्ट में ये सरकार का पक्ष रख सकता है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है, महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। ये पूरा संघ की कार्यपालिका से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो। अब संघ की कार्यपालिका के बाद विधायिका चलेंगे, संसद की बात चलेंगे, फटाफट हम लोग सुनते जाएंगे। संघ की विधायिका, संसद, संसद में हम लोग देखे थे 3 हिस्सा हो। 3 हिस्सा में पहला नंबर राष्ट्रपति, उसके बाद सब लोग जानते हो लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। तो बस हो गया, बहुत आसान, एक बार ध्यान दे दो तो तुरंत याद हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक बार तुरंत बोलते हैं, आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा हो, 3 अंग के मिलने से संसद बने। इसमें राज्यसभा उच्च सदन होगा, तो उच्च वाला पहले आएगा, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन होगा, और निम्न सदन ये लोकसभा होगा, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन होगा। बड़ा आसान, एकदम याद, उच्च वाला पहले, निम्न वाला बाद में। अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा, 80 में राज्यसभा की चर्चा, 81 में लोकसभा की चर्चा। 100 का मतलब 50-50, आधा आधा। लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन यदि मत बराबर बराबर हो गया है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार होगा। ये 50-50 वाला बात, 100 वाली बात, ये जो देख रहे हो, ये यहाँ पे अनुच्छेद 100 है। अनुच्छेद 100 जब बोलेंगे तो आप समझ लेना कि वो 50-50 की बात बोल रहे हैं, और 50-50 की बात का मतलब हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष तभी वोटिंग करेगा जब दोनों तरफ आधा आधा है। ये अनुच्छेद 100 कहता है। और अनुच्छेद 108 कहता है कि यदि साधारण विधेयक पर कोई मतभेद होता है तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। इस संयुक्त अधिवेशन की जब बात बोलेंगे तो समझना अनुच्छेद 108 है। तो संयुक्त अधिवेशन 108 ये भी आपका याद हो गया। 110 और 112 तो लगभग लोगों को क्लियर होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, और ये अनुच्छेद 110 है। 100 नंबर, फिर से 100 नंबर में कुछ नहीं है। 100 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो वोटिंग समानता नहीं करेगा। अगर कोई विधेयक ऐसा पास हुआ है जिसमें, चूंकि मान लो सरकार 51 पे बनी है और विरोधी दल 49 है, एक लोकसभा अध्यक्ष इसका बना है, तो दोनों ये 49 अब यहां से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चला गया है। और कोई वोट ऐसा पड़ रहा है जिसमें 50-50 बन गया, इसके एक सदस्य अनुपस्थित है, दोनों तरफ 49-49 का वोटिंग है, तब वो चीज पास होगा कैसे? तो अनुच्छेद 100 कहता है कि बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का पावर है, तब लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करेगा। तो जिधर देगा बराबर था, जाएगा तो बढ़ जाएगा, वो ऐसे वोटिंग नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 100 है, इसीलिए 50-50 तुमको समझा रहे। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की चर्चा करता है, और अनुच्छेद 112 ये बताए थे यही बजट है। बजट शब्द का चर्चा तो हमारे संविधान में नहीं है, वार्षिक लेखा जोखा का चर्चा है, और वार्षिक लेखा जोखा को ही हम लोग बजट कहते हैं। और अनुच्छेद 116 ये लेखानुदान है। लेखानुदान अनुच्छेद 116 हो गया। अनुच्छेद 112 तुम्हारा बजट हो गया, और अनुच्छेद 117 इंपॉर्टेंट है, ये वित्त विधेयक हो गया। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। कई बार बच्चे से पूछता है वित्त विधेयक किसमें है, तो बच्चे 110 मार के चले आते। थोड़ा सा इसको एक बार हम और समझा दें तो आपका एकदम याद हो जाएगा। पहला तो दिमाग में एक बैठा लेना है, बजट बोले तो आपको करना है एक एक करके हिसाब दो, ये बजट हो गया। 110 बोले तो धन विधेयक हो गया। 79 एक संसद होगा 3 के सहयोग से। धन विधेयक का मतलब बताए थे धन से लेना देना, और इसको ज्यादा पावर इसमें लोकसभा को है। लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कौन विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। अनुच्छेद 112 बजट की चर्चा करता है। वार्षिक लेखा जोखा अनुच्छेद 112 है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान की चर्चा करता है। ये भी कई बार आया हुआ है। लेखानुदान किस अनुच्छेद में है? लेखानुदान अनुच्छेद 116 में है। तो आपको दिमाग में सेट करना है, लेखानुदान 116 अनुच्छेद में है। अरुण जी कह रहे हैं लेखानुदान क्या है?
बात समझिएगा, लेखानुदान और बजट दोनों लगभग एक जैसा सिस्टम है, थोड़ा सा अंतर है। यदि कोई सरकार जो है वर्क काम कर रही है तो बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है, ये बजट पारित कर दिया जाता है। अब मान लो बजट चल ही रहा है और उसी बीच कोई नए सरकार का गठन 1 अप्रैल, मान लो बजट यहाँ हुआ और उसके बाद सरकार का गठन बीच में हुआ जहां पे बजट फिर नहीं था। अब सरकार के गठन 31 मार्च का पास हुआ और उसके बाद आगे का बजट नहीं है और उसी बीच नए सरकार का गठन हो जाता है। तो नए सरकार का जो गठन होगा तो वो सरकार अगले बजट तक कर्मचारियों के पेमेंट के लिए, अन्य चीजों के लिए लेखानुदान जारी करती है। अगर लेखानुदान के अनुसार वो नहीं रहेगा तो संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो लेखानुदान तब ही होता है जब सरकार नई बनती है, उस समय बजटीय प्रावधान नहीं होते, तब लेखानुदान की चर्चा होगी। तो लेखानुदान भी आप लोग समझ गए होंगे कि बजट के टाइप का ही है, लेकिन नव सरकार का जो गठन होगा वो चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 117 एक वित्त विधेयक है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते। अनुच्छेद 110, 117 अनुपूरक का मतलब हो गया, हाँ कुछ घट गया तो अनुपूरक है, घट गया तब अनुपूरक है, वो संचित निधि से निकालना। और यहाँ पे जो सामान्य चल रहा है लेखानुदान में, उसी में से निकालना है, उसके लिए लेखानुदान पास किए जाते हैं। तो अब हम लोग जरा ध्यान दें, वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर है। धन विधेयक में नियम थोड़ा टाइट है, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे, वित्त विधेयक में उतना टाइट सिस्टम नहीं। तो अब हम लोग जरा देख लें एक बार इन सभी को, सुनो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। 79 संसद, संसद में 3, राज्यसभा मुख्य सदन है, तो 80 में पहले राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 79, 80, 81 तो सबको याद हो, 100 में 50-50 याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष तभी वोटिंग करेगा जब दोनों तरफ बराबर बराबर मामला चल रहा है। 108 में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन लाएंगे और ये चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 110 धन विधेयक, 112 बजट, 116 लेखानुदान, 117 वित्त विधेयक। ये एकदम दिमाग में आपका सेट रहना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तो संघ की न्यायपालिका की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और नियंत्रक लेखा परीक्षक, जब महालेखा परीक्षक देखेंगे तो आपका संघ का सेक्शन खत्म, तब राज्य सेक्शन हम लोग चलेंगे। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, ये 124, 137 और 32 सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा आपको याद करने का जरूरत नहीं, मेन 3 है और तीनों आपको एकदम याद हो गया। अनुच्छेद 124 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की जाती है कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 137 सबसे बड़ा पावर इसका है, ये सबसे बड़ा पावर इसका अनुच्छेद 137 है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय ये अभिलेखीय निर्णय होगा, जो दूसरे न्यायालय के लिए या बाकी के लिए आदर्श होगा। 126 बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग का ये ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, अनुच्छेद 137। यह न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? कोई भी संसद या जो भी विधान मंडल कोई कानून बनाती है, तो यदि वो कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के अंतर्गत यदि उसे लगता है कि ये बना कानून मौलिक अधिकार का हनन करेगा, तो पारित होने के बाद भी उसको समाप्त कर सकती है। ये बहुत बड़ा पावर हो गया। और अनुच्छेद 32 अभी हम लोग देखे थे, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिलता है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट से 3 बात एकदम ध्यान रखो। 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 137 ये आपके दिमाग में आ गया कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार इसका होगा, और 32 ये कोई भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। और बस नियंत्रक महालेखा परीक्षक सबका जांच करता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में। कभी भी पूछा जाएगा कि बताओ भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो पूरा कैट के नाम से है, सब चीज का ऑडिट करता है, खर्च का, आय व्यय का, वो अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा है। अब मुख्य रूप से राज्य पे आ जाए, राज्य में आसान है, केवल एक बार ध्यान दोगे तो राज्य क्लियर, जल्दी जल्दी बता दो। जैसे हम लोग अभी राष्ट्रपति देखे थे तो अनुच्छेद 52 था, और जल्दी बता दो 152 कर दिए तो ये राज्यपाल का चर्चा हो गया। 52 राष्ट्रपति, 152 राज्यपाल। और अनुच्छेद 161 की बात सीधा करें तो यह राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा करता है कि राज्यपाल भी मृत्युदंड तो माफ नहीं कर सकते, सैनिक न्यायालय में मिले हुए सजा को माफ नहीं कर सकते, लेकिन किसी की सजा को कम कर सकते हैं। ये क्षमादान का शक्ति राज्यपाल का अनुच्छेद 161 में हो। बस 163, 164 तो सीधा समझ गए होंगे, राज्यपाल
राज्यपाल की सहायता के लिए राज्यों में एक मंत्रिमंडल का गठन होगा और मंत्रिमंडल का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। सब वही सिस्टम चल रहा है और सीधा सीधा आपका क्लियर हो गया कि राज्यों में महाधिवक्ता ये राज्य सरकार के न्यायिक हेड हो, यह भी राज्य विधानमंडल में भाग ले सकता है, वोटिंग देने का इसको भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ के बाद सीधा सीधा चले राज्य विधानमंडल की बात। राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद 168 तक को क्लियर है कि राज्यपाल, इसके बाद जो एक सदनीय होगा वहां विधानसभा, द्विसदनीय होगा तो विधान परिषद, इसके मिलने से राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। चूंकि हर जगह विधान परिषद नहीं होता, इसीलिए 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है और 171 में विधान परिषद की बात की गई है। देखो उधर पहले क्या था, उसमें आपको याद है कि उस साइड जब चल रहे थे तो उधर पहले राज्यसभा थी 80 में और तब लोकसभा आए 81 में। लेकिन जब इधर हम लोग चले तो इधर पहले विधानसभा तब विधान परिषद, चूंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होते। और तेजी में उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो सभी लोग को क्लियर है अनुच्छेद 214, 216 और 226 राज्यों में उच्च न्यायालय होंगे, ये अनुच्छेद 214 है। कैसे उच्च न्यायालय का गठन होगा, ये अनुच्छेद 216 है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 से किसी के मूल अधिकार के हनन पर रिट जारी कर सकता है। कभी भी आपको कहेगा रिट जारी, तो आपको ध्यान रखना है कि रिट जारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर सकता। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 से और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से रिट जारी कर सकता है। ये बात दिमाग में आपको एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। राज्य विधानमंडल होगा 168, 70 में विधानसभा, 171 विधान परिषद। एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक हो सकता है। ये गठन पर पूरी चर्चा इसमें 216 अनुच्छेद में और रिट जारी करने का अधिकार 226, ये आपके दिमाग में एकदम बैठना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग चले तो ये अंतिम है। इतना अनुच्छेद अगर याद है तो अनुच्छेद से एक प्रश्न रह सकता है, आराम से बना दो। जल्दी जल्दी अब जरा हम लोग देख ले, यहाँ पे 10 और अनुच्छेद रखे हैं। इधर वाला तो सबको याद ही होगा, इधर वाला थोड़ा सा आपको देखना। अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, यही है दो चीज। यहाँ अनुच्छेद 266 में संचित निधि की चर्चा है और अगर कोई इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो यहाँ 67 में आकस्मिक निधि की चर्चा है। देखो सरकार जो पैसा रखती है, तुम्हारे घर में भी जो पैसा है 2 डिजाइन से, एक तो जमा कर करके बैंक में रखनी और एक इमरजेंसी में पैकेट में भी रखे रहते हैं। तो जो कभी जरूरत है निकल जाए वो आकस्मिक निधि। और बैंक वाला निकालना है तो घर से राय लेके निकलेगा, सबको राय बनेगा तब निकलेगा, ऐसे नहीं निकाल सकते, तो वो संचित निधि। संचित निधि का मतलब उसके निकालने के लिए अगर लोकसभा, संसद, अगर केंद्र के सापेक्ष देखे तो उधर, नहीं तो विधानसभा, इधर के परमिशन से तब उधर निकलेगा। और आकस्मिक में बहुत ज्यादा कोई बहुमत नहीं है, ये आकस्मिक सीधे मुख्यमंत्री और बाकी सिस्टम से निकल सकता है। ये इमरजेंसी फंड है। तो ये दोनों फंड की जो चर्चा है अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 में चर्चा है। ये वाला ज्यादा पूछा हुआ है अनुच्छेद 280, इसी में वित्त आयोग की चर्चा है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा नए प्रकार के कर के गठन के लिए राज्यों में कौन सा टैक्स लगेगा, कैसे होगा, कैसे आय होगा, ये राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करेगा। ये अनुच्छेद 280। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के दिमाग में आपका बिल्कुल सेट होना चाहिए। और अनुच्छेद 312, 315, 315 हमारा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा करता है, जो यूपीएससी परीक्षा में किस तरह से करेगा, क्या करेगा। और इसमें मेन जो सेवा है अखिल भारतीय सेवा की चर्चा, ये अनुच्छेद 312 है। अखिल भारतीय सेवा मतलब ऑल इंडिया के लिए जो मेन सेवा है, ये सेवा आईएएस हो सकता है। आईएएस का क्या क्या फैसिलिटी होगा, आईपीएस हो सकता है, ये आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो सकता है, फॉरेन नहीं, भारतीय फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा। ये तीनों सेवा के बारे में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के रूप में किया गया। और अनुच्छेद 315 यही यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा यहाँ किया गया। अब यहां से तो सबका क्लियर होगा। अनुच्छेद 343, 352, 356, 360 और 368, ये कई बार पूछे हुए सब है, ये एकदम आपके जेहन में बैठ जाना चाहिए। अनुच्छेद 343 में ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी
भाषा, लिपि, देवनागरी भारत का राजभाषा होगा, ये अनुच्छेद 343 का था। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में अंतर है। भारत का राजभाषा कौन है? हिंदी। भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन है? अभी घोषित नहीं। राष्ट्रीय फुल कमल है, राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का राजभाषा है और ये अनुच्छेद 343 में इसकी चर्चा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 343 इसमें राजभाषा का चर्चा होगी। बाकी अनुच्छेद 352 इस सबको क्लियर है। 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 356 जब चलेंगे तो ये राष्ट्रीय आपात के बाद राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 360 सब लोग जानते हो, एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और बाकी अनुच्छेद 368 सबको मालूम है, ये संविधान संशोधन हम लोग पढ़ चुके। संविधान संशोधन की जो चर्चा है ये अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा में थी। तो ये जो हम लोग संविधान के अनुच्छेद का संशोधन देख चुके थे पिछले दिन, आज जो भी हम लोग इसमें देखे, ये केवल ये नहीं है कि एसएससी की बात कर रहे हैं, बीपीएससी में भी दोगे और बाकी सर्विस कमीशन में भी दोगे तो इतना से ही लगभग कवर होता है। तुम बैठ के इतना पचा के कोई परीक्षा दे देना, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। ये नहीं है कि एक एक करके बैठ के जितने अनुच्छेद मूल रूप से 395 है तो बैठ करके 395 अनुच्छेद पूछो। सेटर को भी मालूम है कि किसी से संभव नहीं हो। डीप का मतलब थोड़े पूछेगा कि 395 अनुच्छेद किसी को याद हो। तो इसीलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन बैठ के सेट बनाओ, तुमको याद करने का मन है एक एक करके तो सिर्फ 2 याद करना। एक मूल अधिकार की तुमको पूरा पूरा याद होना चाहिए, इसी में से तुम्हारा डीप है और कुछ नहीं। इसीलिए तुमको जब शुरू किया मूल अधिकार तो एक एक करके हम लिख दिए, कारण ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जितने बात तुम देख रहे हो ये तुम्हारा एक एक चीज एकदम याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जहां देखें